देखो, ये कॉन्सेप्ट से पहले थोड़ा ऐसे समझते हैं। सपोज एक नंबर है, एक स्क्वायर नंबर ले रहा हूँ। स्क्वायर नंबर मतलब सपोज मैं ले रहा हूँ 36। तो आपको पता है 36 इज डिविजिबल बाय, देखो 1 2 हाँ 3 ठीक 4 6 ठीक है। 9 तो 36 इज डिविजिबल बाय किससे किससे डिविजिबल हो रहा है? 1 2 3 और 4 4, 4 फिर 6 6। सिर्फ प्राइम नंबर ही लेते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर ही बताओ। तो ऐसा प्राइम नंबर जो कि 36 से डिविजिबल है, तो क्या क्या नंबर है वो? 2 और 3 ही है, हाँ कि नहीं? मैं 2 3 बोलूँगा प्राइम नंबर कौन सा है जो कि 36 डिविजिबल होता है जिसके जैसे। तो 36 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। हम सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में बोल रहे। तो अभी देखो, अगर जो भी प्राइम नंबर 36 से डिविजिबल हो रहे हैं, ये 6 का स्क्वायर है। 36 मतलब 6 का स्क्वायर है कि नहीं? तो 6 का स्क्वायर से कौन सा प्राइम नंबर डिविजिबल हो रहा है? तो 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो अगर 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, हम बोल सकते हैं कि नहीं 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 3। समझ में आ रहा है? यस ओके। ऐसे एक नंबर है 14 का स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर से कौन कौन सा प्राइम नंबर डिविजिबल होते हैं? 2 एंड 7। 2 और 7 तो हम बोल सकते हैं कि नहीं वो 14 से भी 14 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 7 प्राइम नंबर। तो यस यहाँ से हम क्या कंक्लूड किए कि सपोज ये वाला देखो, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। अगर पी एक प्राइम नंबर है और ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब क्या है? p डिवाइड्स ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p। देखो, p डिवाइड्स ए स्क्वायर इम्प्लाइज एस, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, डिविजिबल बाय p। और आप ऐसे भी बोल सकते हो p इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, नहीं तो ऐसे भी बोल सकते हो ए स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ p। ऐसा बेसिकली आप जब ए स्क्वायर को p के साथ डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देखो, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, देन p डिवाइड्स a, मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाई p, a इज डिविजिबल बाई p, डिविजिबल बाई p। ये समझ में आया कि नहीं बोलो? जैसे मैं अभी आपको बोला एग्जाम्पल में, अगर 9 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई कौन सा प्राइम नंबर? 3। तो इफ 9 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये है। समझ में आया कि नहीं? अगर एक स्क्वायर नंबर किसी भी एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर है वो भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर जो जितने सारे भी तुम स्क्वायर नंबर बोलो, स्क्वायर नंबर अगर हम जितने सारे भी लेंगे, सपोज यहाँ पर मैं एक स्क्वायर नंबर ले रहा हूँ। स्क्वायर नंबर क्या है? 4। तो 4 अगर एक स्क्वायर नंबर है, वो हमेशा दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में आया होगा कि नहीं? 4 मतलब 2 इंटू 2। ऐसे में अगर 36 ले रहा हूँ, तो ये भी हमेशा प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में आ रहा होगा। ये 4 इंटू 9 होता है। 4 मतलब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसा हो जाएगा। अभी मैं ऐसे अगर बोलूँगा 36 इज डिविजिबल बाई 2, देखो, तो अगर 36 इज डिविजिबल बाई 2, ऑल्सो 36 इज डिविजिबल बाई 3। तो जब उसका स्क्वायर रूट लोगे, हम जब 36 का स्क्वायर रूट लेंगे, क्या होता है? ये दो में से एक ही जाएगा स्क्वायर रूट में, मतलब इधर 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। मतलब जो 36 का रूट होगा दैट इज 6। 6 में 2 और 3 क्या आ रहा है? फैक्टर आ रहा है। अगर 2 और 3 फैक्टर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना
पहले यहाँ पर जो जो फैक्टर था, सपोज 36 में क्या था, 36 में 2 बार 2 आ रहा था, 2 बार 3 आ रहा था। लेकिन जब 6 कर रहे हैं, जब 36 का रूट ले रहे हो, एक ही बार आ रहा है, लेकिन 2 तो आ रहा है ना, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इसीलिए अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिविजिबल बाई कौन सा भी एक प्राइम नंबर, तो उसका जब रूट निकालोगे जो नंबर आएगा, उसी नंबर भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। क्लियर है ये वाला फंडा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ओके गुड। अभी हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे करेंगे ना, प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर। प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर मतलब एक नंबर इरेशनल है। अभी हम देखें कि एक नंबर इरेशनल, कौन कौन सा नंबर इरेशनल है। तो अगर वो सारे नंबर इरेशनल है, हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, वो वाला हम दिखेंगे। ठीक है ना? तो कौन कौन सा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कौन कौन सा इरेशनल नंबर है? तो कौन कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है बताओ? हाँ, रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 5 और रूट 10, रूट 11, रूट 13। हाँ, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये सारे इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है? ठीक है, सपोज आपको ऐसे दिया होगा, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे आएगा स्कूल का एग्जाम में। अभी मुझे बताओ, अगर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एक पढ़े हो, पता है कि नहीं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव होता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोला जाता है, और इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। इनडायरेक्ट मेथड, देखो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब जो सही होगा, सपोज आपको प्रूव करने के लिए दिया होगा रूट 2 एक इरेशनल नंबर, वो प्रूव करो, तो तुम क्या अज्यूम करोगे कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, वो अज्यूम कर लेना। जो गलत है उसी को अज्यूम करते हैं कि सही है। जैसे हमको प्रूव करना है रूट 2 इरेशनल है, रूट 2 को इरेशनल प्रूव करेंगे, लेकिन हम एज्यूम क्या करेंगे कि रूट 2 रेशनल है, रूट 2 रेशनल है। लास्ट में हम ऐसे केस में आ जाएंगे जहां पर कि दिखाएंगे कि रूट 2 जो रेशनल नंबर लिए थे वो क्या है, नहीं तो जो भी तुम लिए थे वो लास्ट में गलत प्रूव हो रहा होगा। गलत प्रूव हो रहा होगा मतलब क्या है, हम पहले जो लिए थे वो गलत प्रूव हो रहा है, इसका मतलब सही क्या होगा, उसका उल्टा। अगर हम लिए थे, ऐसे अज्यूम कर रहे थे कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ऐसा तुम कंक्लूजन में पहुंच जाओगे जहां पर ऐसे तुमको मिल जाएगा कि रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर रूट 2 रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। उसी को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल में समझते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, हम रूट 2 को एक इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या लेंगे कि इसको एक इसको रेशनल नंबर मानेंगे। देखो आपको इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन आप क्या एज्यूम करोगे कि सपोज ये रेशनल नंबर है, और उसी रेशनल नंबर को बाद में हम प्रूव करेंगे कि वो फॉल्स है, कि जो हम रेशनल नंबर लिए थे वो गलत है। तो रेशनल नंबर गलत है मतलब इरेशनल आ जाएगा। देखते हैं, तो सपोज हम ले रहे हैं, लेट अस एज्यूम, ये पूरा लिखना है स्टेप। अरे बाकी साउंड आ रहा है कि नहीं सबको? आरुष, नाना जी? ओके ओके, देखो कैसे करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। सपोज हम मान रहे हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं? अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है
तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं ना, √2 इक्वल्स टू, सपोज हम ए बाई बी ले रहा हूँ, पी बाई क्यू को मैं ए बाई बी ले रहा हूँ हो यार, जहाँ पर ये ए और बी क्या है ना, HCF ऑफ ए एंड बी, ये 1 ले रहा हूँ, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लिया हूँ, ठीक है ना। तो यार HCF ऑफ ए एंड बी इज 1, मतलब इसको मैं क्या लिया हूँ है। सर ये समझ में नहीं आया सर, ए बाई बी वेयर HCF इज ए बी इज 1। अरे अगर मैं मान रहा हूँ कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो √2 एक रेशनल नंबर है, तो सारे रेशनल नंबर को तू पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता है कि नहीं। हाँ सर। तो अगर √2 एक रेशनल नंबर है, उसको भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिख पाएंगे। वहां पर पी क्यू के जगह में ए और बी लिया हूँ, और ए और बी तो लिया हूँ, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिया हूँ। सपोज मैं यहाँ पर एक दिया होगा नंबर, जैसे 6/9 आ गया, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, मैं उसको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में कैंसिल करके लिया हूँ, मतलब 2/3 लिया हूँ। ये दोनों का HCF 1 मतलब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए HCF 1 लिख दिया हूँ। अगर ऐसे भी तुम लिख सकते हो देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उसको मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ कि HCF ऑफ ए एंड बी इज 1। क्लियर है ना। ओके अभी देखो नेक्स्ट क्या करो, तो क्या क्या हम एज्यूम किए हैं समझ में आ गया। फास्ट एज्यूम किए हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है। सेकेंड हम क्या एज्यूम किए हैं, अगर उसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जो भी दोनों का कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखे हैं। अभी नेक्स्ट क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर a² / b² हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं। सर एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, मतलब बिल्कुल कोई के एग्जाम बिल्कुल, में। हाँ ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो ये 2 इक्वल्स टू a² / b² हो गया। अभी यहाँ से अगर मैं ये b² को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 2b², तो 2b² इक्वल्स टू क्या हो गया a², ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। हाँ। तो यहाँ से तुमको क्या पता लग रहा है कि ये जो तुम्हारा, ऐसे देखो, अगर तुम एक नंबर, मैं अगर बोलूँगा 6 को मैं 2 × 3 लिख रहा हूँ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि नहीं 6 इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे और एक नंबर 18 को मैं 2 × 9 लिख रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ना 18 इज डिविजिबल बाई 2। ऐसे अगर एक नंबर 42 को मैं 6 × 7 लिख रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं 42 इज डिविजिबल बाई 6, ऐसे सारे बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर तुम a² को 2 × b² लिखे हो, तो a² इज डिविजिबल बाई क्या होगा, a² इज डिविजिबल बाई क्या लिख सकते हैं 2b²। ये सपोज हमारा 2b², अरे उधर क्या बताया, तो ये 1 है इक्वेशन। अभी 2 जो a² लिखा है वो 2 × समथिंग लिखा है, तो मैं यहाँ पर a² इज डिविजिबल बाय b²। b², अरे 2 × समथिंग बोल रहा हूँ। सर x² इज डिविजिबल बाय 2। हाँ, और b² भी होगा, लेकिन अगर मैं जिसका टर्म में तुम जाना चाहता हूँ, मुझे जो वाला चाहिए, अगर 2 × समथिंग लिखा है तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं a² इज डिविजिबल बाई 2, बोल सकता हूँ ना। ओके तो यहाँ से हमको क्या पता लगा कि a² इज डिविजिबल बाई 2। कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को। a² इज डिविजिबल बाई 2, अगर a² इज डिविजिबल बाई 2, तो मैं a² को 2 × समथिंग लिख सकता हूँ। a² इक्वल्स टू सपोज 2 × c लिख रहा हूँ, और c क्या है, कौन सा भी एक इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर, कौन सा इंटीजर है हमको कुछ मतलब नहीं है, फॉर सम इंटीजर c।
इंटीजर सी। ठीक है, नहीं तो हम देखे थे भी जितने सारा भी इवन नंबर होते हैं, अगर किसी एक नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है उसका मतलब वो इवन नंबर है। और सारे इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या है? 2x, नहीं तो 2n, इसे बताया था ना सेट में जो पढ़ रहे थे। तो इसी फॉर्मे में लिख दिया। अगर ये हमको पता लग गया कि एक इवन नंबर है तो इवन नंबर मतलब 2 इंटू समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल, ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 2c लिख दिया। अभी अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2c लिख दिया, सॉरी ए इक्वल्स, ओके और रुको उससे पहले और एक स्टेटमेंट, क्योंकि हमको ए टर्म में लिखना था यहाँ से, और ये लिखेंगे लेकिन थोड़ा बाद में लिखेंगे। अभी ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 जो अभी कॉन्सेप्ट पहले पढ़े थे, अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। बोलो। यस। अभी हम पढ़े कि अगर एक नंबर अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 होगा। फर्स्ट थ्योरम में पढ़े। अभी उसको लिख दो, अगर ए इज डिविजिबल बाय 2 तो ए हो जाएगा क्या, ए इक्वल्स टू 2 इंटू सी। 2c क्या है, सी ए कौन सा भी एक इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर सी, फॉर सम इंटीजर सी, सर ये समझ में नहीं आया सर, a is equal to 2c for some integer c। पहला वाला जो यहाँ पर बताया था इसी कॉन्सेप्ट को इधर यूज किया हूँ, ये ए स्क्वायर से ये लाने के लिए। फिर अगर ए इज डिविजिबल बाय सी, अगर ए 2 से डिविजिबल है इसका मतलब ए कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। और जितने सारे भी इवन नंबर होते हैं उनको हम 2 इंटू समथिंग लिखते हैं ना। एक इवन नंबर 48 मतलब 2 इंटू 24। एक इवन नंबर 12, 2 इंटू 6। एक इवन नंबर 20, 2 इंटू 10। इसका मतलब ये तो एक इवन नंबर है, हमको पता है किससे मल्टीप्लाई हुआ है हमको पता नहीं है। सपोज वो सी से मल्टीप्लाई हुआ है, सी कौन सा भी एक इंटीजर है जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हुआ है, हमको पता नहीं किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इसीलिए मैं जनरल वे में लिख दिया कि ए इक्वल्स टू 2c। और फॉर सम इंटीजर सी मतलब सी कौन सा भी एक इंटीजर है जिसके साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो ए आएगा। समझ में आए कि नहीं? हाँ, सी की जगह दूसरा कुछ भी ले सकते हैं ना। कुछ भी लिख सकता है, एक्स वाई जेड, तो कुछ भी ले। सी यहाँ पर ए भी लिया था तो इसीलिए मैं सी ले गया। तो ए के ले सकता है, एन ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट स्क्वायर कर लो, फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4c स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब ए स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 में देखो ए स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। फिर ये 2 जाए, ये कैंसिल कर दो। हाँ, अभी ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। अभी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि नहीं, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। यस सर। अरे बोल सकते हैं ना, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 इम्प्लाइजेस हम बोल सकते हैं कि नहीं, बी इज डिविजिबल बाय 2। बाय 2 मतलब सर बी स्क्वायर एक इवन नंबर है। हाँ, इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 हो रहा है मतलब इवन नंबर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब बी इज डिविजिबल बाय 2 होगा। अभी मुझे बताओ, इसको सपोज मैं इक्वेशन 2 दे रहा हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख के तुमको क्या पता लग रहा है कि ए और बी का, अगर ए बी 2 से डिविजिबल है, नहीं उसको नहीं हाँ, इसमें फ्रॉम 1 लिख दो और उसको दूसरा वाला देते हैं फ्रॉम 1, मतलब ये 1 को यूज करके लिखे, ये वाला लिखे कि कहाँ पर लिखे थे, ए स्क्वायर कहाँ पर यूज किए थे, ऊपर में यूज किए हैं। हाँ, इधर लिख देते हैं फ्रॉम 1,
वन को यूज करके लिखे हैं तो ये फ्रॉम वन आ गया। फिर ये वाला इसको देते हैं इक्वेशन 2 और इसको देते हैं 3। अभी देखो ये जो 2 और 3 को देख के तुमको ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है तुमको? 2 और 3 को देख के इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देख के मतलब a इज डिविजिबल बाई 2, ऑल्सो b इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर a 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि नहीं a और b का एक कॉमन फैक्टर 2 है। अरे बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो। बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इधर लिखते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 वी ऑब्टेन, हमको क्या मिला है? वी ऑब्टेन, कैसे लिखेंगे रे? वी ऑब्टेन दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A and B. 2 is a common factor of a and b. 2 is a common factor of a and b। लेकिन हम क्या लिए थे? ए और बी का कॉमन फैक्टर कुछ लिए थे क्या? देखो, अरे हम पहले क्या लिए थे? ए और बी का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा लिए थे। लेकिन यहाँ पर मिल रहा है क्या? ए और बी का कुछ कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब जो हम लिए थे उसको हम ये रॉन्ग प्रूव कर रहा है। 2 और 3 आएगा मतलब, हाँ सॉरी ये 2 एंड 3, हाँ फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3। हाँ, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? वी ऑब्टेन दैट 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब हम जो लिए थे उसको वो रॉन्ग प्रूव कर रहा है कि हम लिए थे कि ए और बी का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हमको मिल रहा है कि ए और बी का और एक कॉमन फैक्टर है 2, तो इसका मतलब वो उसको रॉन्ग प्रूव कर रहा है जो हम लिए थे। ठीक है, उसी को सिर्फ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब रॉन्ग प्रूव कर रहा है। contradicts the fact that, किसको रॉन्ग प्रूव कर रहा है? हम जो लिए थे ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, कहाँ गया सर? नहीं दिख रहा। अरे रुक, कहाँ चला गया? हाँ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B have no common factors अदर देन 1। हम पहले क्या लिए थे? ए और बी का कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पर वो उसको रॉन्ग प्रूव कर रहा है क्योंकि मिल गया कि 2 भी एक फैक्टर है। ठीक है, दिस मीन्स क्या है? हाँ, दिस मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हम जो लिए थे वो गलत था। दिस मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम सही माने थे वो गलत था। और अजम्पशन इज रॉन्ग, अगर हम माने थे कि √2 के रेशनल नंबर है और वो गलत है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। ऐसे पूरा आपको लिख के दिखाना है। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। बोलो समझ में आया कि नहीं? सर एक बार वो पहले वाली स्लाइड दिखाओ ना। ठीक है, देख लो। देखो फिर से उसको थोड़ा बता दे रहा हूँ। क्या है ना, हम मान के चल रहे हैं कि 3√2 जैसे पहले लिखे थे यहाँ पर भी सेम ऐसे ही लिख रहे हैं कि लेट अस अज्यूम दैट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3√2 को मैं p/q दैट इज p/q ना लिख के a/, में लिख दिया। और कंडीशन क्या था हमारा? a और b दोनों इंटीजर होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसके बाद ये 3 को मैं इधर ला गया, इधर लिख दिया तो a/3 भी आ गया। a/3 भी आ गया तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है? रेशनल नंबर है। अगर ये वाला एक रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या होगा? इम्प्लाइज एस √2 इज रेशनल।
हाँ कि नहीं? यस लेकिन ये किसको गलत प्रूव कर रहा है? हमारा हिसाब से हम लिए थे 3√2 को रेशनल, तो मिल रहा है कि √2 इज रेशनल, लेकिन ये किसको गलत प्रूव कर रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। हाँ कि नहीं? तो √2 एक इरेशनल नंबर है, उसको ये गलत दिखा रहा है। तो उसी वही चीज अभी लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that क्या √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इरेशनल, यहाँ पर √2 रेशनल आ रहा है, लेकिन हमको पता है √2 इरेशनल नंबर होता है। तो किसको गलत प्रूव कर रहा है कि √2 इरेशनल नंबर है, उसको गलत प्रूव कर रहा है। √2 इज इरेशनल। सर इसका और एक बार बताना। ठीक है, थोड़ा लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। सो आवर assumption इज रॉन्ग। और अगर हमारा assumption रॉन्ग है, हम लिए थे √2 को रेशनल, हेंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर से थोड़ा देखो, हम क्या कर रहे हैं कि कभी भी ये प्रूव कर रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ही प्रूव होगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब क्या है? जो तुमको प्रूव करना है उसी को मान लो कि गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वही होता है कि जो भी प्रूव करेंगे उसको हम मान के चलेंगे वो गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड उसको बोला जाता है, इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है प्रूव करने के लिए। तो 3√2 को इरेशनल हम प्रूव करेंगे, लेकिन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि 3√2 रेशनल है। अगर 3√2 रेशनल है तो उसको p/q फॉर्म में लिख पाएंगे कि नहीं? अरे किसी भी नंबर अगर रेशनल है तो उसको p/q फॉर्म में लिख पाएंगे। तो 3√2 को मैं लिख दिया a/b फॉर्म में। अगर a/b फॉर्म में लिख दिया, और a और b क्या होता है, जब भी ऐसे p/q फॉर्म में लिखा आता है, a/b फॉर्म में लिखा आता है, तो a और b दोनों इंटीजर है। तो a और b इंटीजर है और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है। तो ये जो 3 इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हुआ है, मैं ये नीचे ले गया आया, 3 को नीचे लिख दिया इधर। तो √2 का वैल्यू क्या आ गया? √2 इक्वल्स टू a/3b। अभी अगर a/3b है, a भी एक इंटीजर है और 3b भी इंटीजर है, तो इंटीजर बाई जब इंटीजर करेंगे क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा ना। दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो दो इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर आता है। तो यहाँ से देख, a b 3a और b ये तीनों अगर इंटीजर है तो a/3b क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो अगर अब लेफ्ट साइड वाला रेशनल नंबर हो रहा है और √2 का वैल्यू a/3b है, हम देखा दिए कि a/3b रेशनल नंबर है, इसका मतलब √2 भी रेशनल नंबर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? आरुष बोल। तो अगर √2 एक इरेशनल नंबर है हम देखा दिए, तो लेकिन हमको पता है, जो फैक्ट हमको पता है, फैक्ट क्या पता है हमारे हिसाब से, जब 3√2 को रेशनल नंबर दिए थे तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि √2 भी रेशनल नंबर है, लेकिन हमको पता है कि √2 इरेशनल नंबर है। √2 कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है ना। तो अगर √2 इरेशनल नंबर है, उसी को ये गलत प्रूव कर रहा है। हमको पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन हमारे हिसाब से इधर क्या मिल रहा है? √2 रेशनल नंबर है। वही चीज लिखा हूँ, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। जो फैक्ट है, जो सही है, उसको ये गलत प्रूव कर रहा है। जो सही है, सही क्या है ना, √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 एक इरेशनल नंबर है, उसको ये गलत प्रूव कर रहा है। जो हमारा जो रिजल्ट है वो गलत प्रूव कर रहा है। अगर गलत प्रूव कर रहा है, क्यों गलत प्रूव कर रहा है? क्योंकि हम गलत लिए थे। सो आवर assumption इज रॉन्ग, जो हम लिए थे वो गलत लिए थे। सो ये आ गया इरेशनल नंबर। बोलो समझ में आया कि नहीं? ओके ठीक है, ये वाला करो, इसको भी ऐसे ही करना है, ये प्रीवियस वाला जैसे किए थे ऐसे ही करना है। करो तो देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले जाओ, अगर इसका रेफरेंस लोगे तो ये स्क्रीनशॉट ले जाओ।
हो गया? सर क्वेश्चन ये हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया तो? हाँ ठीक है, चलो। तो ये हो गया a बाई बी। अगर ये a बाई बी हो गया तो √3 को पॉजिटिव कर लेंगे, तो राइट साइड ले जाओ √3 को, तो ये आ जाएगा 5 माइनस a बाई बी इक्वल्स टू √3। ऐसा हो गया, ठीक है। तो अभी तू जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा था ना, वो गलत हो रहा था तेरा। √3 के साथ भी अगर तू मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फिर यहाँ पर एलसीएम लेके कर लो, ये b आ जाएगा यहाँ पर 5b माइनस। बाकी सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं रे? सर अभी अटक क्या रहा है? हाँ अटक ठीक है, मैं क्या किया हूँ, वहाँ पर एलसीएम ले गया हूँ, मतलब दोनों का एलसीएम b है, तो ये b उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 5b माइनस a बाई बी इक्वल्स टू √3 आ गया। ऐसा यहाँ तक लिखना चाहिए था आपको, ऐसा लिखना चाहिए था। और ये b भी कटेगा नहीं, तो क्या b को काट दे रहा है, ये b भी थोड़ी ना कट जाएगा। अगर इधर भी b होता तभी कैंसिल होता। समझ में आया कि नहीं रे तुझे नाना जी? यस सर। हाँ, तो अभी यहाँ से कर सकते हो ना, क्योंकि ये एक इंटीजर है और दो इंटीजर का डिफरेंस वो भी एक इंटीजर होता है। ये एक इंटीजर है और दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर है, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या हो जाएगा? इंटीजर बाय इंटीजर रेशनल नंबर। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि √3 एक रेशनल नंबर है। हाँ, सेम जैसे उधर लिखे थे वैसे लिख देना है। और व्हिच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज। हाँ बोल। इतना लिखे तो एग्जाम में मार्क्स देना। नहीं, इतना नहीं, इतना में मार्क नहीं देंगे। वो क्यों रेशनल नंबर है, क्यों वो इरेशनल नंबर है, वो तो पूरा लिखना है ना, रीजन के साथ पूरा लिखना है। इधर जैसे लिख के दिया हूँ ये पूरा, और इससे पहले तो भी और लिखना था। हाँ ये पूरा, हाँ पूरा लिखेगा तो मार्क मिलेगा ना, और क्या। ठीक है, वही बोल रहा था। हाँ नहीं, मुझे लगा कि इतना ही लिखेगा तो बोल रहा है तू। इतना नहीं, ये तो बीच का ये है, बाकी तो सेम ही सारे में सेम आएगा, तो ये सारे को ऐसे करना है। ठीक है, इसको करके बताओ तो। अभी सबका सही आना चाहिए।